देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। राफेल हिंदी में बोले तो आग का गोला, जैसा नाम वैसा ही काम। हवा में तेज आग के गोले की तरह आता है और आग के गोले की तरह दुश्मन को तबाह कर देता है। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। TV9 भारतवर्ष के बेहद ही खास शो राफेल कॉन्क्लेव में आप सभी का स्वागत है। चीन और पाकिस्तान से तनातनी के बीच हिंदुस्तान के वायुवीरों के जखीरे में राफेल नाम का ब्रह्मास्त्र शामिल होने वाला है और अब 20 घंटे का और इंतजार है जब दुश्मनों का काल अंबाला एयरबेस पर तैनात हो जाएगा। इसकी तैनाती के पहले ही चीन और पाकिस्तान में खलबली है। दोनों देशों की फौज को सांप सूंघ गया है, क्योंकि सब जानते हैं राफेल अव्वल है, जबकि पाकिस्तान और चाइनीज फाइटर खिलौने। 20 साल की कहानी मुकम्मल हुई है। यह अधूरी कसक थी हिंदुस्तान के प्रधान की। चंद लम्हों बाद वो पूरी होने वाली है। अब भारत के हर दुश्मन को अपनी रणनीति बदलनी होगी, क्योंकि राफेल बस उतरने ही वाला है। कितना घातक है, कितना मारक है राफेल, आपको बताएंगे। आपको अथक राफेल की तस्वीर दिखाएंगे, साथ ही चीन कितना झूठा है ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देखिए। और ये रही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपकी स्क्रीन में। राफेल में लैंडिंग से पहले किले में तब्दील अंबाला एयरबेस के आसपास धारा 144, एयरफोर्स स्टेशन के पास फोटोग्राफी बैन, अंबाला एयरबेस के पास वीडियोग्राफी भी बैन। 4 से ज्यादा लोग एयरबेस के पास नहीं होंगे। अंबाला एयरबेस के पास मीडिया भी नहीं जा सकता और वहां पर किसी भी तरह की फोटोग्राफी को बैन कर दिया गया है। अंबाला एयरबेस के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है। और अब जबकि हिंदुस्तान के आसमान का सिंघम वहां कुछ ही देर में लैंड करने वाला है, यह सुनिश्चित कर दिया गया है कि वहां उसके आमद से पहले जो आवश्यक तैयारियां और एहतियात है वो बरत ली जाएं। आज हम पूरे दिन अपने एक्सपर्ट से यह चर्चा करते रहे हैं कि क्या फर्क आएगा, क्या अंतर आएगा, क्या डिफरेंशिएशन होगा तब जबकि हमारे पास राफेल मौजूद होगा। एक बार फिर से उन्हीं की निगाहों से यह समझने की कोशिश करेंगे कि उसके बाद हमारे एडवर्सरीज किस तरीके से खुद का स्वॉट एनालिसिस करेंगे। एयर मार्शल धीरज कुकरेजा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल AK सिवाच हमारे साथ चर्चा में होंगे। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी हमारे साथ इस चर्चा में हैं। विंग कमांडर विनोद नेब भी हमारे साथ इस चर्चा में है, जो 1971 में लड़ाई में हिस्सा ले चुके हैं। 17th स्क्वाड्रन गोल्डन एरो से उनका ताल्लुक रहा है। एयर कॉमोडोर AS बहल हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और इसके अलावा अंबाला से हमारे संवाददाता आपको नजर आ रहे हैं। गौरव वहां मौजूद है, जहां बस कुछ ही घंटों बाद टचडाउन करने वाला है राफेल। और इसके अलावा हाशिमारा भी आपको ले चलेंगे वेस्ट बंगाल में, वहां जहां से हमारे संवाददाता श्रीनिवास आपको बताएंगे कि जो दूसरी खेप आने वाली है राफेल की, वो वहां क्यों तैनात की जाने वाली है। लेकिन इससे पहले कि हम अपने एक्सपर्ट्स का रुख करें, आपको एक अहम जानकारी दे देते हैं। और वो अहम जानकारी ये है, वेलकम टू इंडिया राफेल। सरहद पर सिंघम की तैनाती के बाद कैसे बदलेंगे हालात, हम आज पूरे दिन यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। और आइए देखते हैं किसमें कितना है दम। J-20 की बात करता है चाइना, वो असल में कैसे सफेद हाथी है और कैसे राफेल वो फिजिबल फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसको कई जगह लड़ाइयों में आजमा भी लिया गया है, जिसको लीबिया में, जिसको सीरिया में, जिसको अफगानिस्तान में, जिसको माली में लड़ाई में आजमाने के बाद हिंदुस्तान अपने बेड़े में शामिल कर रहा है। और उसके मुकाबले अगर चेंगडू J-20 की बात करें तो वो सिर्फ दिखाने वाला थप्पड़ है, मारने वाला नहीं। कैसे वो कंपैरिजन कर लेते हैं, खास तौर से दो बड़े दुश्मन हमारे पड़ोसी चीन और पाकिस्तान, उनके पास उनकी ताकत, उनके आर्सेनल में क्या है और हमारे पास क्या है, वो देखें आप। और फिलहाल आप देख रहे हैं कंपैरिजन चेंगडू J-20, जिसको 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट कहा जाता है, और दूसरी तरफ आपको दिखाई दे रहा है राफेल, जो फ्रांस से बनकर हमारे पास पहुंच रहा है करीब 7000 किलोमीटर की दूरी तय करके। फ्रांस मूल देश है और चेंगडू J-20 चीन ने खुद अपने घर में बनाया है। राफेल रेंज 3700 किलोमीटर, ये कॉम्बैट रेडियस की बात हम कर रहे हैं, मतलब जाकर
टारगेट को मारने के बाद वापस अपने ठिकाने पर लौटने में जो दूरी वो मैक्सिमम तय कर सकता है 3700, इसको 3400 बताया जाता है। टॉप स्पीड 2450 किलोमीटर प्रति घंटा और चेंगडू 2100 किलोमीटर प्रति घंटा 21 साबित हो रहा है रफेल। आगे देखिए कंपैरिजन आप, सर्विस सीलिंग 15,235 और इधर 2000। ये कितनी देर में आपको आसमान पर चढ़ा हुआ दिखाई देगा, कितनी 1 मिनट में कितनी दूरी तय करते हुए। लंबाई 15,207 मीटर, 20.4 मीटर इसकी। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसकी मनूवरिंग बहुत आसान है, कम जगह लेगा, इसीलिए इसको ओमनी यूटिलिटी कहते हैं। बहुत आसानी से पहाड़ी जगहों पर भी, छोटे एयर स्ट्रिप पर भी लैंड कर सकता है। और इधर आप देखेंगे चौड़ाई 10.80 मीटर और ये भी इसकी ज्यादा है। मतलब ये बड़ा हाथी है, इसको हैंडल करने के लिए बार बार रिफ्यूलिंग चाहिए और इसको आसानी से घुमाया फिराया भी नहीं जा सकता। ये केवल दिखाने वाला थप्पड़ है और अभी तक इसको आजमाया भी नहीं गया है। ऊंचाई 5.34 मीटर और इधर 4.45। ऊंचाई के मामले में जरूर ये आपको कम दिखाई दे रहा है, लेकिन इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। मनूवरिंग में लंबाई और चौड़ाई का ज्यादा रोल रहता है। अगला वजन 10,300 किलो और इधर 19,400 किलो। बहुत भारी है J20 इसके मुकाबले और इसीलिए इसको आसानी से एक चिड़िया की तरह उड़ाया जा सकता है, मनूवर किया जा सकता है, जबकि ये हाथी है आसमान में। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं 24,500 किलो वजन है इसका और ये है 36,036 टन ये है और वो 24.5 टन। यहां भी ये दिखाई देता है कि हल्का होने की वजह से इसको ऑपरेट करना आसमान में, क्योंकि ये फाइटर जेट है, कोई आप बहुत बड़ा जंबो जेट चलाकर नहीं जा रहे हैं। आपको अगर युद्ध में कॉम्बैट में इसकी जरूरत है तो निश्चित रूप से ये बहुत भारी पड़ने वाला है। कॉम्बैट एक्सरसाइज अफगानिस्तान, माली, सीरिया, लीबिया, इराक, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में इसको आजमाया जा चुका है, जबकि ये कहीं नहीं। कैसे चीन झूठ पर झूठ बोलता है और उस झूठ के बाद उसने अगर 5th जनरेशन स्टेल्थ बनाया भी है तो क्या उस पर एतबार किया जाए जिसको आज तक आजमाया ही नहीं गया है? क्या ये लड़ाई के समय आजमाइश की स्थिति में फुस पटाखा तो नहीं हो जाएगा? इस पर भी बात करेंगे। अपने मेहमानों के पास चलते हैं। ये कंपैरिजन आपने देख लिया, देखें जरा किसमें कितना है दम। प्रफुल्ल बख्शी साहब, J20 के कंपैरिजन में रफेल, आपकी टिप्पणी। देखिए ऐसा है, J20 जो है F-22 का कॉपी है, वेरी पुअर कॉपी, और जैसे पता है नॉन प्रूवन है। सबसे पहले सुपरसोनिक क्रूज की बात आती है जो कि एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की खास क्वालिटी होती है। बाकी तो बहुत हैं पर ये है सुपरसोनिक क्रूज भी इसका जो है, आपको पता है सुपरसोनिक क्रूज का मतलब ये है विदाउट आफ्टर बर्नर इस्तेमाल किए, जो कि फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा हो जाती है। ये जो एयरक्राफ्ट है विदाउट आफ्टर बर्नर का इस्तेमाल किए जो क्रूज करता है 1.4 के ऊपर फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम कंपेयर टू J20 का क्रूज, सुपरसोनिक क्रूज बड़ा लिमिटेड है और उनको बैक टू इज कम टू सबसोनिक। फिर जिसका जो है स्टेल्थ कैपेबिलिटी की बात होती है कि ये इसमें स्टेल्थ कैपेबिलिटी है, दोनों लिमिटेड कैपेबिलिटीज के हैं रफेल और J20। बट J20 तो इतना पुअर है कि हमारे सुखोई 30 MKI ने फ्लाइंग ओवर इंडिया पंजाब, उन्होंने उसको एनिमी एरिया के अंदर लद्दाख तिब्बत के एरिया के अंदर और अभी तो ये तय किया जा रहा है बख्शी साहब किसको अंबाला में तैनात किया जाएगा, वहां पर उसके लिए हैंगर बना दिया गया है और वहां तैयारियां हैं पूरी। क्या बाकी जगहों पर इसको वहां पर रखने के लिए विशेष तैयारियों की आवश्यकता होगी? मैं आपके पास आऊंगा, आपको दिखाई दे रहे हैं गौरव भी, गौरव आप ध्यान दें, मैं आपके पास बस आने ही वाला हूं, लेकिन पहले सिवाज साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। ये 5th जनरेशन कहने के लिए है क्या? और हम ये जो 4.5 कहा जाता है जनरेशन के हिसाब से, क्या हर लिहाज से लेह लद्दाख वाली स्थिति में इधर पाकिस्तान बॉर्डर के हिसाब से क्या हम ज्यादा भारी नहीं है? J20 उस हिसाब से कमजोर दिखाई दे रहा है हमको। दिनेश बिल्कुल ठीक बोला आपको। अगर आप रफेल का मुकाबला करोगे J20 से, रफेल बहुत आगे है J20 से। जैसे प्रफुल्ल बख्शी साहब भी बता रहे, J20 एक प्रूवन एयरक्राफ्ट नहीं है, एक F-22 का बहुत पुअर कॉपी है, मगर रफेल के अंदर इतनी काबिलियत है, इसके जो हथियार हैं उनको आप सोचने की वो करें कि इस प्रकार से जो इसके पास 3-4 जो मिसाइलें लगी हुई हैं वो एक प्रकार से गेम चेंजर। मिटोर जो मिसाइल है एयर टू एयर विजुअल रेंज से ज़्यादा है, 70 किलोमीटर का फायर कर सकती है, उसके बाद पिन पॉइंट टारगेट को मार सकती है। उसके बाद स्कैल्प जो क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 700 किलोमीटर है, एयर टू ग्राउंड फायर कर सकती है। इसका मतलब यह है बालाकोट जैसे ऑपरेशन भारत के अंदर रह के ही आप कर सकते हो। आपको
क्रॉस करने की जरूरत नहीं LAC और LOC। और तीसरा जो है इसके बाद जो हैमर मिसाइल है जो कि उसकी रेंज भी काफी है, जो 60-70 से ज्यादा है, और वो पिन पॉइंट टारगेट जैसे बंकर हैं, जैसे आपका अम्यूनिशन डैम, एफओर डैम, पिल बॉक्सेज जो लद्दाख के अंदर बहुत जरूरी हैं, उनको बर्बाद कर सकते हैं। और एक इनके पास माइका मिसाइल है जो कि जिसको बोलते हैं साइलेंट किलर। तो ये एक प्रकार से जो वेपन पैकेज है रफेल का, और जब वो सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, MiG-29 अपाचे के साथ मिक्सअप होगा तो भारत की जो एयर पावर है लद्दाख के अंदर कम से कम 1.5 से 2 गुना ज्यादा हो जाएगी चीन के मुकाबले। क्योंकि चीन के अंदर दूसरी 2-3 प्रॉब्लम और हैं। एक तो क्या है, उनकी एयरफील्ड हायर रीचेज में है, उसके कारण उनका पे लोड और अम्यूनिशन नहीं ले जा सकते। और दूसरी बात, जो भी जे सीरीज के इनके एयरक्राफ्ट हैं वो एक पुअर कॉपी हैं और रशियन एयरक्राफ्ट के या अमेरिकन एयरक्राफ्ट के, वो इसमें नहीं मुकाबला कर पाएंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है भारत का रफेल आने से भारत की वायुसेना की जो काबिलियत है और भी बढ़ जाएगी और हमारे अंदर ये काबिलियत होगी। ग्रेट इनसाइट सर, बहुत अहम जानकारी आपने दी है। और आपने जो अहम बात कही वो ये कि हमारे दुश्मन की टेरिटरी में उसके आसमान में जाने की जरूरत नहीं है, LOC LAC क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, और इस तरीके से हमारी वल्नरेबिलिटी कम होगी। हम अपने ही आसमान में एक हाइट लेकर और दुश्मनों को टारगेट कर सकते हैं। मैं आ रहा हूं बाकी मेहमानों के पास, लेकिन पहले चल रहा हूं अंबाला। गौरव, वहां क्या महसूस हो रहा है? अंबाला प्रिविलेज महसूस कर रहा होगा इस हिसाब से कि उसको वेलकम करने का मौका मिल रहा है रफेल को। दिनेश जी, बहुत ज्यादा। अभी मैं जहां खड़ा हूं मेरे ठीक पीछे अंबाला एयरफोर्स स्टेशन है। हम अंबाला कैंट के एरिया के बाहर हैं। जैसा कि आपने शुरू में बताया था कि धारा 144 लगा दी गई है, अंदर वीडियो करने की या फोटोग्राफी की इजाज़त नहीं है। लेकिन आज जब मैं सुबह यहां पर पहुंचा और जब मैंने यहां के लोगों से बात की, इतना जोश है अंबाला के लोगों में, इतना जोश हाई है। वो कह रहे हैं कि अंबाला का नाम देश दुनिया में मशहूर हो रहा है और हमें क्या चाहिए। वो कह रहे हैं हम चाहते हैं राफेल का स्वागत हम करें। पता नहीं उनको वहां जाने की परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, और जहां तक मुझे लगता नहीं मिलेगी, लेकिन उसके बावजूद अंबाला वासियों में जबरदस्त खुशी की लहर है। और हो क्यों ना, चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन को अगर अंबाला जैसे शहर से ऐसी चेतावनी मिल रही है कि खबरदार, अगर देश की तरफ, भारत की तरफ आंख उठाकर देखा तो अंबाला में तैनात ये महायोद्धा तुम्हारा सर्वनाश कर देगा, तो पूरे देशवासियों के लिए यह फख्र का मौका है। और जो यहाँ के अंबाला छावनी, अंबाला का एयरबेस अपने आप को इसलिए खुशनसीब महसूस कर रहा है कि यहाँ पर 200 किलोमीटर के रेडियस में वो दोनों दुश्मन आ जाते हैं जिनको निशाना बनाना है। हाशिमारा में दूसरी तैनाती होने वाली है। श्रीनिवास वहां से मौजूद है, आपको दिखाई दे रहे हैं। श्रीनिवास, वहां पर भी क्या एक्साइटमेंट है? और दूसरा, स्ट्रेटेजिकली हाशिमारा का इंपॉर्टेंस बताइए, क्यों वहां डिप्लॉयमेंट होना है दूसरे खेप की? दिनेश, देखिए, जहां तक बहुत ही लिमिटेड लोगों के साथ मेरी बात हो पाई है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के इस पूरे इलाके में कंप्लीट लॉकडाउन है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हाशिमारा में भी ये तैयारी बहुत पहले से चल रही थी और राफेल के रख रखाव के लिए हैंगर और वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग यहाँ भी तैयार किए जा चुके हैं। और जहाँ तक आपने पूछा कि सामरिक दृष्टि से हाशिमारा कितना महत्वपूर्ण है, तो हम आपको भारत के नक्शे पे ले जाना चाहेंगे। और आप नॉर्थ ईस्ट और बंगाल के बीच अगर आप देखेंगे तो वो चिकन नेक जिसे सैन्य दृष्टिकोण से सिलीगुड़ी कॉरिडोर माना जाता है, 22 किलोमीटर का स्ट्रेच है। एक तरफ नेपाल और दूसरी तरफ उसके बंगाल है। लेकिन वहां से सीधा जहां कंधे से कंधा मिलाता है हिंदुस्तान, चीन से नाथुला पास तक जाता है। और ये पूरा इलाका हाशिमारा का ये दारोमदार है कि वो संभालेंगे और देखेंगे कि कैसे दुश्मन अपने घर में दुबका रहे। हम आपको बता दें, कमाल की जानकारी श्रीनिवास आपने दी है। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको चिकन नेक कहते हैं, जिसको दुआर भी कहते हैं, बंगाल में ऊपर की तरफ का वो इलाका जहां डोकलाम के जरिए चीन अपनी बुरी निगाह बनाए हुए है, वहां पर हाशिमारा का डिप्लॉयमेंट बहुत अहम हो जाता है। आपके पास लौटेंगे हम, उससे पहले एक अहम खबर मैं अपने दर्शकों को बता दूं। रफेल के आने से पहले ही डर गया है चीन। चीनी विदेश मंत्री का बहुत बड़ा बयान, LAC पर कई जगह से वो पीछे हटा है। चीनी विदेश मंत्री 5वें राउंड के कमांडर लेवल की बातचीत को भी तैयार हो गए। चीन के विदेश मंत्री ने खुद इस बारे में जानकारी दी है। वांग यी ने यह कहा है कि हम 5वें राउंड की बातचीत भी करेंगे, और पहले जिन जगहों से जिद्दी मैल की तरह चिपका हुआ था चीन, वहां से पीछे हटने के लिए तैयार हो गया है। बहल साहब के पास मैं जाऊंगा। बहल साहब, फर्क पड़ता है इस बात से कि आपकी सामरिक ताकत क्या है, और वो दिखाई दे रहा है नेगोशिएशन टेबल पर भी। बहल साहब, देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है साइकोलॉजिकल विल, द विल टू फाइट। ये एक ऐसा
फोर्स मल्टीप्लायर आया है, एक ऐसा गेम चेंजर एयरक्राफ्ट आया है कि जिसकी वजह से हम डायरेक्टली दुश्मन के विल के ऊपर अटैक कर रहे हैं। उसको यह डर लग गया कि मेरे पास इस समय कोई भी ऐसा जहाज नहीं है, इवन J-20 को भी मैं उस लीग में नहीं गिनूंगा, क्योंकि चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो लिबिया के अंदर उन्होंने जो मिलिट्री बंकर्स अटैक किए हैं, या ISIS को जो अटैक किया सीरिया और इराक के अंदर, तो उसमें जो उन्होंने कैपेबिलिटी डिस्प्ले की है इस रफाल ने, वो कहीं बेहतर कैपेबिलिटी है कोई भी चीनी जहाज में आज के टाइम पे ये कैपेबिलिटी ने, ना पाकिस्तान के जहाज पे। इसे फ्लेक्सिबली 2 फ्रंट में इस्तेमाल किया जा सकता है, इसे अंबाला और ले, और इसमें जो मॉडिफिकेशन किया गया है इस जहाज के अंदर कोल्ड स्टार्ट का, हाई ऑल्टीट्यूड पे ये बहुत ही इफेक्टिव होगा, क्योंकि वहां के बेसिस से ये टेक ऑफ कर सकता है, सब जीरो टेम्परेचर्स पे ऑपरेट कर सकता है। ये बड़ी अहम बात कह रहे हैं सर आप, हाई ऑल्टीट्यूड में ऑपरेट कर सकता है। J-20 है उनके पास, लेकिन क्या वो तिब्बत में तैनात हो सकता है? क्या वो वहां से उड़ान भर सकता है? क्या वो जरूरी वेपनरी अपने साथ लेकर उड़ान भर सकता है? या वो इतना सारा तेल पिएगा, पहले तो उसमें तेल भरना पड़ेगा, वो इतना भारी हो जाएगा कि उसके साथ वेपनरी भी नहीं हो पाएगी। मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन पहले मैं जा रहा हूं कुकरेजा साहब के पास। कुकरेजा साहब, S-400 हो या रफेल, हिंदुस्तान इन डील्स के मामले में बाजी मार रहा है। क्या ये पूरी दुनिया का एक तरीके से संदेश है चीन को, नहीं देना तुमको हथियार, तुम जिम्मेदार नहीं हो? बिल्कुल ठीक कहा आपने। रशिया ने S-400 की डिलीवरी रोक दी है चाइना के लिए, और इधर टाइम से पहले फ्रांस ने हमें अपनी जिम्मेवारी निभाई है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की, कि हमें टाइम से पहले जहाज पहुंचा रहे हैं, और सारा जो जितने भी वेपन्स हैं सारा पहले आ चुका है, ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। मतलब कल अगर लैंड करेगा जहाज तो कल शाम तक, नहीं तो परसों सुबह तक ऑपरेशनल भी हो सकता है। लेकिन ये जरूरी है, ये जरूरी मैसेज है चाइना को कि जो उसने किया है वो ठीक नहीं है, और जो ठीक नहीं है उसकी वजह से सारी दुनिया उसके ऊपर उंगलियां उठा रही है। सबसे बड़ी ताकत होती है आत्मबल। कुकरेजा साहब इस बात को अंडरलाइन कर रहे हैं। आत्मबल आपके पास तब होता है एक व्यक्ति के तौर पर या एक देश के तौर पर, जब आप सही राह में चल रहे होते हैं। उसके बगैर आपके पास कितनी भी ताकत, कितनी भी वेपनरी हो, आप अंदर से खोखले होते हैं। और इस बात को लेकर मैं नेब साहब के पास जाऊं, उससे पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि 6:15 और 6:30 बजे मैं आपसे क्या डिस्कस करने वाला हूं। यह रहा 6:15 बजे और 6:30 बजे का 6:15 तो लगभग हो रहा है, अब मैं उसकी तरफ जाऊंगा, लेकिन 6:30 बजे क्या होगा वो मैं आपको दिखाता हूं। किस तरीके से एक जबरदस्त फर्जीवाड़ा दिखाई दे रहा है चीन की तरफ से, अपनी ही ताकत को लेकर कैसे वो झूठ बोल रहा होता है। उसकी झूठ की मशीन पकड़ी गई है। कैसे पकड़ी गई है, आंखों के सामने दिखाई देगा आपको उसका सबूत। उसके झूठ का बहुत बड़ा सबूत हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यह महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं। तब जबकि राफेल हिंदुस्तान बस पहुंचने वाला है कुछ ही घंटों में, ये जानकारियां बहुत अहम हैं। अब जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, देखिए वो क्या है। ये है अथक राफेल। यहां पर सिर्फ बीच में एक बार रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ी। जब J-20 के साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमको यह भी देखना पड़ेगा कि कितनी जल्दी रिफ्यूलिंग की आवश्यकता होती है। जितना ज्यादा वजन होगा, आपने देखा J-20 का वजन ज्यादा है, आपने देखा उसके मुकाबले राफेल का वजन कम है। इससे एक फायदा तो यह होता है कि मैन्यूवरिंग आसान होती है। दूसरा यह भी कि जब भारी होती है कोई मशीन, आपने देखा होगा ये गाड़ियों के मामले में भी लागू होता है कि जो हल्की होती है वो एवरेज ज्यादा देती है। उस हिसाब से इसको बड़ी जल्दी रिफ्यूल करने की आवश्यकता राफेल को नहीं पड़ती। J-20 हर कुछ दिन में तेल पीना चाहता है, उसकी प्यास बहुत है। और यहां पर देखिए अल दफरा एयरबेस में जब वो पहुंचा उस समय आसमान से ली गई तस्वीर क्या बताती है। ये एयर रिफ्यूलर्स हैं जो फ्रांस के एयरफोर्स की तरफ से भेजे गए थे। फ्रेंच एयरफोर्स के लिए FAF 4061 यहां दिखाई दे रहा है, और यहां पर है FAF 4063। हालांकि आप इसको अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये जो अल दफरा एयरबेस है ये UAE में है, और ये अबू धाबी से 32 किलोमीटर दक्षिण की तरफ ये जगह है जहां पर ये आपको दिखाई दे रहा है। और ये है असल में, इसको आप देखें, ये गल्फ, ये पर्शियन गल्फ है, और इस तरफ ये ओमान गल्फ है, और यहां पर आपको होर्मुज जल संधि नजर आ रही है।
ये यहां पर जब पहुंचा तो आप देख रहे हैं ये जो ये गुलाबी रंग की लकीर है, ये दिखा रही है कि ये रिफ्यूलर आगे की तरफ बढ़ा और ये यहां जाकर लैंड किया। हवा में ही इसको रिफ्यूल किया गया और उसके बाद अब ये बताया जा रहा है कि यहां से आगे भारत के रिफ्यूलर्स IL-78 इसको अकंपनी करेंगे। इस रिफ्यूलर में स्पेयर मशीनरी भी होती है, इंजन भी होता है और इसमें इसके अलावा जो लोग चला रहे होते हैं राफेल को उस समय, उसके अलावा भी पायलट्स होते हैं जो कि उस स्थिति में कि जब इमरजेंसी हो तो पायलट को रिप्लेस कर सकते हैं। यहां पर आप वो तस्वीर भी देख रहे हैं जब हवा में ये दिखाई दे रहा है आपको फ्रांस के एयरफोर्स का रिफ्यूलर और यहां पीछे आपको राफेल दिखाई दे रहा है। इसके जरिए इसको रिफ्यूल किया गया है, लेकिन यहां से आगे अल दफरा से आगे अब जब हिंदुस्तान की तरफ राफेल बढ़ेगा तो भारत का रिफ्यूलर IL-78 उसको अकंपनी करेगा और रास्ते में हवा में ही उसको रिफ्यूल कर देगा। ये जो अहम बात है, रिफ्यूलिंग मतलब ये कि आपने कोई एक मशीन बना तो ली, लेकिन क्या वक्त आने पर सही जगह पर सही तरीके से उसका इस्तेमाल होगा, वो आपके लिए लाइबिलिटी तो नहीं हो जाएगा। इस बात को लेकर मैं नेब साहब के पास जाता हूं। नेब साहब, J-20 के कंपैरिजन में क्या ज्यादा बड़ा असेट है राफेल? देखिए दिनेश जी, पहली बात ये होनी चाहिए, हम इसकी तुलना करें आपस में, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा भारी पड़ता है, कौन सा कम पड़ता है। ये कहने का मेरा मतलब है यहाँ पे J-20 एयरक्राफ्ट जो बनाया, उनकी कोशिश जो बनाने की थी बहुत सुपीरियर बनाने की थी, पर उसका दामोदार उसके इंजन, उसकी एवियोनिक्स और उसके वेपनरी पे होता है। उसमें वो अभी तक सक्षम पूरी तरीके से नहीं हुआ। उसकी ट्रायल्स हो रही हैं, उसके नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट अवेलेबल हैं, बहुत कम हैं। दूसरी बात, हमारे पास जो राफेल है, अब राफेल की बात करते हैं, किसी भी युद्ध में जीतने के लिए हमारे पास एक तो उसका वेपन होना चाहिए, मींस मशीन जिसके ऊपर वेपन, सही वेपन हो, वेपन के बाद उसकी ट्रेनिंग के बाद उसकी युद्ध में भाग लेने की क्षमता कितनी है, जो एक्सपीरियंस क्या है, और आखिरी बात है उसकी मानसिकता। ये राफेल के अंदर सारा का सारा जो मैंने बताया है, पायलट से लेकर उसकी ट्रेनिंग से लेकर उसका युद्ध प्रयास से लेकर जहाज और उसका वेपनरी बहुत ही सुपीरियर है। दूसरी बात, उसका जो हमने डिप्लॉयमेंट किया है ऐसा सटीक किया है, जहां से अंबाला से आप 430 किलोमीटर में सारा का सारा हिस्सा पूरा कवर कर सकते हैं उसके अंदर। सर मैं एक बात समझना चाहता हूं, आप एक खुद फाइटर पायलट रहे हैं, आपने 1971 की लड़ाई लड़ी है। सर मैं एक बात आपसे ये समझना चाहता हूं कि तब जबकि आप कॉकपिट में बैठते हैं एक फाइटर जेट के, कितना अलर्ट रहना पड़ता है। जो कहते हैं कि 40 टारगेट एक साथ ये विध्वंस कर सकता है, उनको लॉक करना, उनको देखना, फायर करना, साथ में अपनी सुरक्षा का भी ख्याल रखना। सर ये कितनी बड़ी मल्टीटास्किंग है सर ये? देखिए हमारे टाइम में हमें तो बहुत कुछ करना पड़ता था। हमें पे एम का, पहले तो फाइटर को विजुअली देखना पड़ता था, उसके बाद उसके ऊपर पोजीशन लेनी थी उसके पीछे, फिर एम करना था, फिर फायरिंग करनी थी। ये सब काम होता था उस टाइम में। पर आज की तारीख में क्या है, एयरक्राफ्ट सीधा उड़ता होगा, उसके वेपन ऐसे हैं, उसके रेडार जो अवेलेबल है उसके पास एयरक्राफ्ट के अंदर, आज की सारी इंफॉर्मेशन हमने ऐसी चाहिए उसके हेलमेट में है। अब हेलमेट में उसको ज़्यादा घुमाने की जरूरत नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास है जो कि उसको इस्तेमाल करता है, मतलब ईज ऑफ पायलट फॉर द। तो अब ये बड़ा सवाल है, कुकरेजा साहब के पास मैं ये बात लेकर जाऊंगा। सर मैं आपको यहां पर रोकता हूं, आपकी आज्ञा से कुकरेजा साहब के पास मैं जाता हूं। कुकरेजा साहब, तो पहले के मुकाबले अब ये सब कुछ ऑटोमेटेड हो जाने से सब कुछ आसान हुआ है, चैलेंजेस और बढ़े हैं, कैसे कंपैरिजन देखा जाए सर? जब हम बाइसन से मारते हैं F सीरीज के किसी पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को, और अब इसका डिफरेंशिएशन समझाइए, क्या अब हम ज्यादा मारक क्षमता हो गई हमारी? नहीं, देखिए जैसे नेब साहब ने बताया है कि ये आजकल की जो लड़ाई है ये सिस्टम्स को मैनेज करना है। सारा कुछ उसके हेलमेट के वाइजर के ऊपर सारा कुछ आ रहा है, जिधर वो उसकी नजर जाएगी उधर की तरफ ही उसके मिसाइल्स और रेडार की पिक्चर आ जाती है। रेडार बताता है कि कितनी दूर है। मीटियोर मिसाइल्स जो हैं वो बियॉन्ड विजुअल रेंज, मतलब ह्यूमन आई उसको देख नहीं सकती है, लेकिन टारगेट मिसाइल और रेडार दोनों ने मिलके वो एक्वायर करके और मिसाइल लॉक ऑन करके मिसाइल फायर भी कर सकते हैं।
सो ये जो आजकल की लड़ाई है ये सिस्टम्स मैनेजमेंट है ज़्यादा, और सिस्टम्स मैनेज करने के लिए भी वर्कलोड जो है वो पायलट पे ट्रेनिंग पे बहुत डिपेंड करता है। जबरदस्त वर्कलोड है और ट्रेनिंग पर बहुत कुछ मुनहसर है। मैं आपके पास लौटता हूं, प्रफुल्ल बख्शी साहब के पास में जाऊंगा ये अहम इंफॉर्मेशन देने के बाद। ये बहुत जरूरी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। अमेरिका पर चीन का जबरदस्त पलटवार हुआ है। साउथ चाइना सी को हवाई ना समझे यूनाइटेड स्टेट्स, चीन ने कहा है। अमेरिकी एक्सरसाइज को शांति का उल्लंघन बताया है और अमेरिका ने चीन के दावे को खारिज किया था। साउथ चाइना सी पर चीन के दावे को गलत बताया था और उसके बाद चीन की तरफ से यह धमकी आई है। चीन लगातार उकसाने वाली हरकत कर रहा है। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको यह बता दूं कि 6:25 पर मैं चीन के एक बहुत बड़े झूठ को आपके सामने तस्वीरों के साथ बेनकाब करूंगा। अपनी ताकत के संदर्भ में वो जो झूठे हवाई दावे करता है वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने मेहमानों का रुख करना चाहता हूं। प्रफुल्ल बख्शी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं यह समझने के लिए कि ब्रेन तो उतना ही, सर ब्रेन एक है और साथ में इतनी सारी चीजें अब अवेलेबल हैं। 360 डिग्री आप देख सकते हैं, इतनी सारी चीजें आपके डिस्पोजल पर हैं, आप इतने ऑटोमेटेड हो गए हैं। चैलेंज पहले से बढ़ गया है या कम हुआ है सर? देखिए ऐसा है, ये जो जब प्रॉपर ट्रेनिंग होती है देखने में चैलेंज बढ़ रहा है, देखने में बहुत चीज कर रहे हैं, पर जब आप मैन और मशीन के कॉम्बिनेशन को परफेक्ट करते हैं रेगुलर एक्सरसाइजेज और ट्रेनिंग से, फिर यह सेकंड नेचर बनता है। हेलमेट माउंटेड साइट जो है सुनने में बड़ी अजीब लगती होगी, पर इसको अगर प्रॉपरली इस्तेमाल किया जाए इन अ वेल ट्रेन्ड मैनर तो यह बड़ा काम करती है, फोर्स मल्टीप्लायर बन जाती है। पर देखिए, पर अगर ये ना होती, जैसे विंग कमांडर ने बता रहे थे, सब कुछ एक पायलट को करना पड़ता था, तो या अगर वो मैप को देख रहा है या लो फ्लाइंग कर रहा है तो जमीन पे भी टच कर सकता था, कई क्रैशेस हो जाते थे। ये जो प्रॉब्लम अब इसलिए ठीक हो जाती है कि विद प्रॉपर ट्रेनिंग एंड अमैलगमेशन ऑफ मैन एंड मशीन, ये जो है प्रॉपर सुपरविजन को लेकर फिर ये एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। मैन एंड मशीन और उनका तालमेल और उसमें ट्रेनिंग, पहले के मुकाबले कई चीजें आसान हुई हैं और कई चैलेंजेस और बढ़े हैं। मैं सिवाज साहब के पास ये समझने के लिए चलूंगा। सिवाज साहब, जरा मुझे ये समझाइए कि SS-400 और अगर राफेल, ये जो 20 साल पहले कहानी शुरू हुई थी आज मुकम्मल हो रही है, अगर ये और पहले मुकम्मल हो गई होती तो क्या ये डेटरेंस का काम करता चाइना जैसे हिमाकत वाले देशों के लिए? सर बिल्कुल दिनेश, आपने ठीक बोला। और देखो, एक बड़ी सिंपल सी बात है, भारत एक ऐसा देश है जो कि जिसने कहा कि S-400 है एक गेम चेंजर है, सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है। और अमेरिका ने बहुत प्रेशर डाला, काटसा का प्रेशर डाला, काउंटिंग अमेरिका एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट, कि आपके ऊपर हम सैंक्शन लगा देंगे, आप S-400 ना लें, आप हमारे से थार लें, ट्रमनी हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम और पेट्रोल मिसाइल। मगर हमें मालूम था S-400 दुनिया का सबसे अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम है, वो उसके लिए हम जा रहे हैं। इसी प्रकार से हमने राफेल लिया जो कि सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट है आज की तारीख में। दोनों का कॉम्बिनेशन एक डेडली, तो ये एक डेडली कॉम्बिनेशन होता है। एक छोटा सवाल मैं सर बहल साहब से भी ले लूं और उसके बाद मैं जाऊंगा चीन का वो झूठ जिसका मैं वादा आपसे कर रहा हूं कि मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा बहल साहब। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि क्या चीन को जो कहा जाता है कि उसको सिर्फ ताकत की भाषा समझ में आती है, वो ताकत का ही सम्मान करता है, वो ऑप्टिमम लेवल क्या होगा सर किसी मुल्क की ताकत का जिसका सम्मान करेगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो तो अमेरिका को भी कुछ नहीं मान रहा है इन दिनों। देखिए, सबसे पहले आती है फिजिकल कैपेबिलिटी। अगर हम रफाल S-400 जैसे सिस्टम्स ले रहे हैं तो वो एक अपने आप में ही डिटरेंस होता है। और दूसरी आती है पीपल्स शक्ति, जो लोगों की शक्ति है। आज पूरा देश हमारा आर्म फोर्सेस के साथ है, ऐसा वहां पे नहीं है। उनकी पूरी की पूरी कंट्री की जनता नहीं है वहां पे। एक बहुत अहम चीज है कि अपने अंदर से आवाजें उठ रही है कि आप ये क्यों कर रहे हैं, जबकि भारत में पूरा का पूरा देश आज हमारी आर्म फोर्सेस के साथ है। और तीसरी बड़ी बात है, जब हम सही और सच्चे रास्ते पे चलते हैं तो हमारे अंदर एक जुनून होता है कि हमें जीतना ही है, हमें आगे बढ़ना ही है। वो जुनून PLA की फोर्सेस में नहीं है, वो कॉन्स्क्रिप्टेड फोर्सेस हैं। उन्होंने कभी इतनी हाई ऑल्टीट्यूड में काफी समय से लड़ाई नहीं की, जबकि भारतीय फोर्सेस टेस्टेड है पूरी दुनिया में। इनकी तो मैन और मशीन जिसका जिक्र किया जाता है सर, ना तो वहां के मैन टेस्टेड है लड़ाइयों के लिए और ना ही वहां की मशीनें टेस्टेड है लड़ाइयों के लिए। मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर जिसका जिक्र मैं आपसे बार बार कर रहा हूं, चीन का वो झूठ जिसको पर्दाफाश करना जरूरी है। और यहां आपको वो बात समझ में आएगी जो उसके तमाम दावों में है।
वो J20 के संदर्भ में हो, वो PLA के संदर्भ में हो, वो साउथ चाइना सी में डोमिनेंस की बात हो, हर जगह उसकी बातों में कैसे हवा भरी हुई है असल में, ये तस्वीरें आपको बताएंगी। जरा इन तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखिएगा। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं ये Designed to be the world's largest, China's independently developed AG-600 large amphibious aircraft has conducted its first taking off from the sea surface in Quangago, eastern China's this place on Sunday. It landed in Rizhao एयरपोर्ट एट 10:49 AM आफ्टर 28 मिनट्स टेस्ट फाइट। अब इसमें यह दावा किया जा रहा है कि हमने एक एम्फीबियस मतलब उभय वृत्तीय, मतलब जो जमीन पर भी चल सके और जो पानी पर भी चल सके, ऐसा हवाई जहाज जो पानी से भी टेक ऑफ कर सके, जमीन से भी टेक ऑफ कर सके और दोनों ही जगह वो लैंड भी कर सके, ऐसा हवाई जहाज हमने बनाया है। और वो इस तरह का अपने घर में बनाया हुआ अब तक का सबसे बड़ा इस किस्म का जहाज होने का वो दावा कर रहा है। बहुत अच्छे से देखिए, पीपल्स डेली चाइना के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया है। और अब देखिए ये जो ट्वीट किया गया है उसके बाद अब जनरली क्या करते हैं लोग, ट्विटर में ये देखते हैं कि उसमें क्या लिखा गया है और जनरली उसको एक सपोर्ट करने वाला, एंडोर्स करने वाला नीचे एक विजुअल होता है और ये समझा जाता है कि बस जो कहा जा रहा है वो सही कहा जा रहा होगा। अब असल में देखिए कि वो अपने झूठ को किस तरह खुद ही पकड़वा दे रहा है। अब इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, अब इसको जरा बड़ा करें और इसको दिखाएं। ये देखिए, ये है वो एम्फीबियन एयरक्राफ्ट जिसका जिक्र वो कर रहा है कि वो पानी पे जाएगा, वो जमीन से भी टेक ऑफ कर सकता है, पानी और जमीन दोनों पर लैंड कर सकता है। लेकिन देखिए कैसे ये पूरी की पूरी तस्वीर फर्जी है। देखिए इसको वीडियो में, यहां पर पहले जब ये टेक ऑफ करता हुआ हवाई जहाज नजर आएगा, कोई हेलीकॉप्टर नहीं है, अचानक उसमें बीच में एक हेलीकॉप्टर प्रकट हो जाएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यहां पर एम्फीबियन एयरक्राफ्ट की बात की जा रही है या अदृश्य हेलीकॉप्टर को डेवलप किए जाने की बात की जा रही है। देखिए यहां पर ये इस हेलीकॉप्टर को बहुत ध्यान से देखिएगा आप। पहले जब यहां से टेक ऑफ कर रहा है आपको आसमान में कोई हेलीकॉप्टर नजर नहीं आएगा और अचानक वहां प्रकट हो जाएगा वो हेलीकॉप्टर। क्या कोई अदृश्य हेलीकॉप्टर बना लिया चीन ने? जाहिर है जब वो ये दावा कर रहा था उसने अपनी झूठ का सबूत खुद ही दुनिया के सामने दे दिया है। देखिए बहुत ध्यान से एक बार फिर मैं चाहूंगा इन तस्वीरों को, पहले इस हेलीकॉप्टर को जो लालदारी में नजर आ रहा है ध्यान से देखिए। ये एम्फीबियन एयरक्राफ्ट है जिसका जिक्र किया जा रहा है। ठीक है, ये पानी में जा रहा है, ये आगे भी जा रहा है। देखिए आसमान साफ है, कोई हेलीकॉप्टर नहीं है, ये जा रहा है ऊपर कोई हेलीकॉप्टर, अचानक हेलीकॉप्टर आया। ये अचानक हेलीकॉप्टर कहां से आ गया? सवाल ये है कि अचानक ये हेलीकॉप्टर कहां से आ गया? क्या ये हेलीकॉप्टर वहां मौजूद था, पहले नजर नहीं आ रहा था, या असल में दो तस्वीरों को आपस में जोड़ा गया है? क्या दो तस्वीरों को आपस में जोड़कर एक झूठ दिखाने की कोशिश की जा रही थी और खुद पीपल्स डेली को यह ख्याल नहीं रहा कि जब दुनिया के सामने हम ये झूठ परोसेंगे तो कितना जल्दी वो पकड़ लिया जाएगा। एम्फीबियन एयरक्राफ्ट यहां दिखाया जा रहा है, आसमान से अचानक यहां पर प्रकट हो गया ये हेलीकॉप्टर। जाहिर है जब आप इतने बड़े मुल्क के तौर पर अपनी काबिलियत को लेकर, अपनी पोटेंसी को लेकर कोई दावा करते हैं तो आपको ख्याल रखना चाहिए कि कम से कम इस तरह की झूठी तस्वीरें पेश ना करें। बहल साहब क्या दिखा रहा है ये? देखिए ऐसा कोई जहाज नहीं बना जो इतना स्टेल्दी हो कि सडनली एकदम अपीयर हो जाए। ये क्लियर इंडिकेशन है कि दो अलग अलग फ्रेम्स को मिला के एक पिक्चर को जोड़ा गया है। और ये जरूर है कि अगर वो एम्फीबियस एयरक्राफ्ट उन्होंने बनाया हो, ये जरूर है कि वो पानी से उड़ के हवा में जा सकता हो, लेकिन इतनी कोई इसमें कैपेबिलिटी मुझे नहीं दिख रही जिससे कोई गेम चेंजर सिचुएशन में चेंज आ जाएगा साउथ चाइना सी में या कोई इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। इसी बारे में जरा कुकरेजा साहब की राय में ले लूं। कुकरेजा साहब ये तस्वीरें आपने देख ली होंगी, क्या समझ में आया है तस्वीरें देखने के बाद? सर कुछ दाल में कुछ काला लगता है। दाल ही काली है सर। ये देखना होगा कि इन्होंने चाहे ये खबर दो दिन पहले से इन्होंने चालू कर दी थी पेपर्स में देनी, उनकी जो ग्लोबल टाइम्स है और पीपल्स डेली है, कि एक नया जहाज बन गया है और उसका टेस्टिंग होगी। लेकिन ये जो वीडियो है इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, डेफिनेटली लग रही है, लेकिन कुछ पक्का नहीं अभी कहा जा सकता। सिवाज साहब क्या है तस्वीर, क्या दिखा रही है सर? दाल काली है पूरी?
देखो मैंने बताया आपको, चीन जो है 3-4 चीजों में माहिर आ रहा हूं बख्शी साहब, आ रहा हूं। वार, इंफॉर्मेशन वार और साइबर वारफेयर। ये एक प्रकार से चीन का डर है, डर के मारे वो आपको इतना बड़ा दिखा रहा है जितनी उसकी काबिलियत नहीं है। ये जिस तरीके से बताया जा रहा है ये असलियत नहीं है, ये फ्रेम को जोड़ के बनाया गया है, वो चीज दिखाई जा रही जो असली में है नहीं। इसका मतलब चीन के पास ये काबिलियत है नहीं, मगर चीन दिखाने की कोशिश कर रहा है। बिकॉज रीजन इसलिए है दिनेश, कहीं ना कहीं चीन अमेरिका से डरा हुआ है साउथ चाइना सी में, क्योंकि जो चीन की है नेवी इंडिया जो साउथ चाइना सी में है वो अमेरिका के मुकाबले में नहीं है। अमेरिका एक अनडिस्प्यूटेड लीडर है नेवी का, और स्पेशली जब उसके 2 एयरक्राफ्ट कैरियर आ गए थे। किसी ने सर इसमें बड़ा अच्छा कमेंट किया है सर, मैं देख रहा था, इट इज, उन्होंने ये कहा है कि इट इज नॉट एम्फीबियन कैपेबिलिटी, इट इज एम्फीबियन लाई। बख्शी साहब बिल्कुल एब्सोल्युटली। देखिए ऐसा है, एम्फीबियन एयरक्राफ्ट अगर बना दिया है तो कौन सी बड़ी बात है? टैक्टिकल बैटल एरिया में क्या आपको एडवांटेज देगा? ये मैक्सिमम अगर टैक्टिकल एयरक्राफ्ट को इसको बनाएंगे तो माइन लेइंग एंड माइन क्लियरिंग भी नहीं कर पाएगा ठीक से। तो इसकी क्या वैल्यू है अगर साउथ चाइना सी में लड़ाई हो जाएगी? ये लॉजिस्टिक सप्लाई करेगा क्या पैराड्रॉप करेगा? ये बात ठीक है, अगर उन्होंने बना भी दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई कि हमको इसके लिए डिस्कशन करना पड़े? ये इनकी लाइन तो पकड़ी गई है। हेलीकॉप्टर सडनली कैसे आ गया, उसकी स्पीड कितनी होती है, वो हाउ सडनली सेकंड फ्रेम में हेलीकॉप्टर आ गया जब फर्स्ट फ्रेम में नहीं था। ये मॉक फोटोज हैं, इसमें हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। ये मॉब फोटोज हैं, ये कह रहे हैं बख्शी साहब, और ये सबके सामने देखने के लिए कि ये मॉब्ड फोटोज हैं। इस तरीके से दूसरों का आईपीआर चुराकर, दूसरों की टेक्नोलॉजी चुराकर अपनी तस्वीरों को जोड़ तोड़ काट छांट कर अपनी ताकत के बारे में वो दावा करता है। नेब साहब, चाइना का कौन सा रुख, कौन सा चेहरा नुमाया हो रहा है इस तस्वीर से? देखिए, अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ऐसी बात सही है, मुझे ये बताइए जो जहाज़ अपने आप में कैरियर का सपोर्ट न मिले और समुद्र में लैंड कर जाए या किसी पानी में लैंड कर जाए, उसके बाद ये करने वाला क्या है? इसकी कोई अहमियत नहीं रहती है जब तक कि उसको सपोर्ट न मिले। इट हैज़ टू बी रिफ्यूल्ड, इट हैज़ टू बी बॉम्ब, ऑल दैट हैज़ टू बी लोडेड। ये सब इसमें नहीं होने वाला है। ये खाली रिकवरी अगर भी हो गई तो क्या हुआ? इसको सपोर्ट चाहिए, तो ये बेकार की बात है जो दिखाया है। दूसरी बात, मेरे ख्याल से ये क्षमता नहीं है, और जो भी एयरक्राफ्ट पानी में लैंड करता है उसकी मैन्यूवरेबिलिटी बिल्कुल बेकार होती है। तो ये मेरे ख्याल से उस काम में नहीं है, ये कुछ गड़बड़ी की गई है यहाँ पे, आप उसको क्लियरली दे सकते हैं। एक बात जो मैं पहले कहना भूल गया था, वो ये कहना चाहता हूँ, उस पर जवाब दूंगा, जोड़ दूंगा इस बात का। सन 65 में जैसे मैं पहली बार युद्ध में गया था, उस टाइम में थोड़ा सा अंदर खौफ रहता है, थोड़ा सा, राइट। दूसरी बार जब 71 में गया तब कोई खौफ नहीं था। तो कहने का मतलब ये, आपका युद्ध का प्रयास जो है, जो कि चाइना के पास नहीं है, हम उसमें बहुत आगे हैं। इस कारण से वेपन आज रफेल है, वेपन है, युद्ध के अभ्यास के मामले में हम चीन से काफी आगे हैं। पहली बार जब आप जाते हैं रियल टाइम सिचुएशन में तो आप खौफजदा होते हैं, और उसके बाद कई बार जब आप उस तरह की सिचुएशन का सामना कर लेते हैं तो आपके पास वो आता है जिसका नाम तजुर्बा होता है, और जो किसी भी और चीज से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। क्या ये बात हमको एज देती है? बहल साहब, आपके पास आ रहा हूं क्योंकि उसके फौरन बाद मुझको एक बड़ी खबर बताना है। देखिए, जब भी हम किसी चीज को प्रोजेक्ट करते हैं, कोई भी कैपेबिलिटी प्रोजेक्ट करते हैं, उसके पीछे स्ट्रेटेजी क्या है? अगर वो कैपेबिलिटी का कोई बहुत बड़ा फायदा है तो मैं मान सकता हूं। अगर उस कैपेबिलिटी का कोई फायदा दिखता नहीं है ओपनली, तो उसको प्रोजेक्ट करने का रीजन भी मुझे समझ नहीं आ रहा है। और अगर एम्फीबियस कैपेबिलिटी है तो ऐसी क्या तगड़ी पावर उनके पास आ गई है? तो कहीं ना कहीं ये कुछ, जैसे आप कह रहे थे, ना केवल सिर्फ दाल में काला है, ये पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। और शायद उसको काली दाल बनाने का ही शौक है अपने घर में। और इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मैं आपको अहम खबर बता देता हूं। अमेरिका के एक्शन से खौफजदा है चीन। चीन ने कहा है अब नहीं बढ़ा रहे हैं टेंशन, साउथ चाइना सी में यूएस बढ़ा रहा है दबाव। चीन के मुताबिक यूएस की तरफ से दबाव बढ़ाया जा रहा है और इंटरनेशनल कानून से खुद को बंधा हुआ बता रहा है चीन।
विदेश मंत्री कह रहे हैं संप्रभुता के दावे का विस्तार नहीं किया है हमने। और दूसरी अहम खबर भी आपको बता दूं, अमेरिकी कार्रवाई से बौखला गया है चीन। अमेरिका की 11 चीनी कंपनियों पर सख्त कार्रवाई की गई है। 11 चाइनीज कंपनियां इकोनॉमिकली ब्लैकलिस्ट कर दी गई हैं। अमेरिकी कार्रवाई पर चीन की दुनिया को धमकी के तौर पर, इंटरनेशनल ट्रेड और इकोनॉमी पर असर के तौर पर देखा जा रहा है। तो राफेल सिंघम आने वाला है, गौरव महसूस कर रहे होंगे, सो क्लोज येट सो फार। और श्रीनिवास जाहिर है वहां पर इस बात का इंतजार कर रहे होंगे कि ओशिमारा में कब आखिरकार राफेल की दूसरी खेप पहुंचती है। आप तमाम मेहमानों का, तमाम रियल लाइफ हीरोज का, आप सभी का बहुत धन्यवाद, आपको सैल्यूट। और आज के लिए अभी फिलहाल इस कॉन्क्लेव में यहां पर इतना ही। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।